Hello dear students, welcome back to our channel. So today we will talk about what are the different sexually transmitted disease, and we will also have a look at the introduction of infertility. But before that, let me remind you once again, if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button. Done? Thank you. Let's begin. Alright, so let's start with our next topic, that is sexually transmitted diseases. Now what do we understand by this term sexually transmitted disease? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर जो फ्लूइड एक्सचेंज होता है, सेक्सुअल फ्लूइड, उस फ्लूइड के वजह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और उस इन्फेक्शन की वजह से जो डिजीज़ होती है दैट डिजीज़ इज़ नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल फ्लूइड से ही स्प्रेड हो सकती है. ऑलराइट, जैसे कि सीमेन या फिर वजाइनल फ्लूइड. गॉट इट. अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या बताया गया है हमको. डिजीजेज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. मतलब कि ऐसे इन्फेक्शंस या ऐसे डिजीजेस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से हो रही हैं, कॉप्यूलेशन के वजह से हो रही हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से हो रही हैं, उन सारे इन्फेक्शंस और उन सारी डिजीजेस को हमने किसके अंदर कैटेगराइज किया है? वी हैव कैटेगराइज्ड इट एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. इसका शॉर्ट फॉर्म है STDs. और वेनेरियल डिजीजेस, इसका दूसरा नाम क्या है? वेनेरियल डिजीजेस. या तीसरा नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. क्योंकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस क्यों बोला गया है? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही होने वाले इन्फेक्शंस के बारे में बताता है. ठीक है, ओके. द मेजर वेनेरियल डिजीज, वेनेरियल बोलो या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलो या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलो, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में देखा जाता है, जो सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, वो कौन से हैं? दो इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हैं. द मेजर वेनेरियल डिजीजेस आर सिफिलिस एंड गोनोरिया. ये दो डिजीजेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्प्रेडेड हैं. सिफिलिस क्या है और गोनोरिया क्या है? आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया गया है, सो देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं. ओके, ऑल राइट. तो अब हम देखते हैं सिफिलिस और गोनोरिया के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन कि सिफिलिस क्या है और गोनोरिया क्या है. ये जो टेबल है ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप टेक्स्ट बुक अपने सामने रखेंगे तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बेटर होगा. अब सबसे पहले हमको इस टेबल में क्या दिया गया है? कॉजेटिव एजेंट. ध्यान से देखो, आपके सिफिलिस और गोनोरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? दोनों के दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों बैक्टीरिया हैं. क्या हैं? दोनों बैक्टीरिया हैं. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म के वजह से सिफिलिस या गोनोरिया होता है, दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बैक्टीरिया एंड द इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो देखो ध्यान से, सिफिलिस के लिए कौन सा बैक्टीरिया बताया गया है? ट्रिपोनेमा पैलिडम. सिफिलिस के लिए कौन सा बैक्टीरिया बताया गया है? ट्रिपोनेमा पैलिडम. और गोनोरिया के लिए कौन सा बैक्टीरिया बताया गया है? नाइसेरिया गोनोरिया. कौन सा बैक्टीरिया बताया गया है? नाइसेरिया गोनोरिया. आपको ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स का नाम कम से कम 10 टाइम्स लिखकर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप इसका स्पेलिंग भूल जाते हैं, तो आप गलत स्पेलिंग लिखकर आ जाते हैं और आपका सीधा मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट हो जाता है. और बहुत बार एंट्रेंस में भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है वो फाइंड आउट करने के लिए आप अगर इस बैक्टीरिया की स्पेलिंग्स को बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ अच्छे से फिक्स हो जाएगी. गॉट इट. तो ये है कॉजेटिव एजेंट, ये आपको लर्न करना है. कौन से कॉजेटिव एजेंट है? सिफिलिस के लिए ट्रिपोनेमा पैलिडम और गोनोरिया के लिए नाइसेरिया गोनोरिया. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमको क्या बताया गया है? इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बताया गया है. व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? ये एक ऐसा पीरियड होता है, मतलब समझो जिस दिन आपकी बॉडी में बैक्टीरिया गया उस दिन से लेकर आपकी बॉडी में जब इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट होंगे उस दिन तक को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. मतलब समझो आज मेरी बॉडी में ये बैक्टीरिया गया तो ये बैक्टीरिया बॉडी में स्प्रेड होगा, खुद को ग्रो करेगा, खुद का नरिशमेंट करेगा और अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा. 5-6 दिन लग जाएंगे इसमें. 7वें दिन में मेरी बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट होंगे, मतलब मुझे अनईजी फील होना स्टार्ट होगा या बीमार फील होना स्टार्ट होगा. तो वो 7वां दिन जो है, मतलब मेरे बैक्टीरिया को मुझे बीमार करने के लिए कितने दिन लगे? 7 दिन लगे. So that period is known as incubation period. So what is incubation period? The time taken by the bacteria to show the symptoms in the patient. Okay. So syphilis के बैक्टीरिया का incubation period कितना है? It is 3 to 4 weeks.
ओके। मेल फीमेल दोनों में 3 to 4 वीक्स का अप्रॉक्सीमेट पीरियड लगता है सिफिलिस के बैक्टीरिया को ग्रो होकर सिम्टम्स दिखाने में, और गोनोरिया के बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना बताया गया है? इन मेल्स इट इज 2 to 14 डेज। मेल में कितना बताया गया है? ध्यान से देखो, मेल में कितना बताया गया है इंक्यूबेशन पीरियड? 2 to 14 डेज, और फीमेल का इंक्यूबेशन पीरियड कितना बताया गया है? 7 to 21 डेज। मतलब इस टाइम पे हमको सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होंगे। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट कम्स इन्फेक्शन साइट। ये इन्फेक्शन स्प्रेड कहाँ से होना स्टार्ट होता है? सो सिफिलिस का इन्फेक्शन साइट क्या है? ऑब्वियसली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो सेक्सुअल ऑर्गन्स में स्टार्ट होगा। सो ध्यान से देखो, इन्फेक्शन साइट क्या है सिफिलिस का? म्यूकस मेम्ब्रेन इन जेनाइटल, रेक्टल एंड ओरल रीजन। जहाँ जहाँ से सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के चांसेस हैं वहाँ पर ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। सो जेनाइटल ऑर्गन दैट इज योर पेनिस और वजाइना, देन रेक्टल आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, एंड योर ओरल रीजन। द पीपल हु प्रेफर ओरल सेक्स उनका ओरल रीजन भी इन्फेक्टिव हो सकता है। एंड द नेक्स्ट कम्स गोनोरिया। तो गोनोरिया का इन्फेक्शन साइट क्या बताया गया है हमको? गोनोरिया कहाँ से स्प्रेड होता है? अगेन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वहाँ पर, रेक्टम द लोएस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज रेक्टम, एंड देन थ्रोट एंड आई। अगर ओरल सेक्स कर रहे हैं तो थ्रोट में भी इन्फेक्शन हो सकता है और आईज में भी वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। ये इतना ज़्यादा वाइडली स्प्रेड ऑर्गेनिज्म है, इतना ज़्यादा वाइडली स्प्रेड इन्फेक्शन है कि ये फटाफट स्प्रेड होता है और अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है। सो दिस इज अबाउट इन्फेक्शन साइड। अब देखते हैं सिम्टम्स के बारे में। ओके, ऑलराइट, अब सिम्टम्स देखो। सिम्टम्स में हमको सबसे पहले सिफिलिस के सिम्टम्स क्या बताए गए हैं, ध्यान से देखो। प्राइमरी लीजन कॉल्ड चैंकर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब एक छोटा सा ना ऐसा बोल सकती हूँ मैं कि एक छोटा सा ऐसे बॉयल होता है ना, एक छोटी सी फोड़ी जैसा, एक बॉयल जैसा ये लीजन बन जाता है। और ये लीजन कहाँ पर बनता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बॉयल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे फोड़े आ जाते हैं, ठीक है। चैंकर इज फॉर्म्ड ऑन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये आपके जेनाइटल ऑर्गन के एक्सटर्नल स्किन पर होता है। स्किन इट इज फॉर्म्ड ऑन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, स्किन रैशेस होंगे, छोटे छोटे फोड़े होंगे, और अगर रैशेस होते हैं तो उसके वजह से वहाँ पर क्या होगा, आपकी बॉडी हीट इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से फीवर एक्सपीरियंस होगा आपकी बॉडी में। देन इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स, आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स सूजने लग जाएंगे और एकदम से गर्म हो जाएंगे, मतलब इट विल स्टार्ट पेनिंग। लॉस ऑफ हेयर, अगर ये इन्फेक्शन आपने डिटेक्ट नहीं किया, आपकी बॉडी में बहुत टाइम तक ये इन्फेक्शन पल रहा है, तो मतलब बहुत सारे जो हेल्दी लोग होते हैं उनको जल्दी सिम्टम दिख कर नहीं आता है, तो उनकी बॉडी में ये इन्फेक्शन बहुत टाइम तक रहता है, तो धीरे धीरे करके उनके हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली अगर आपने ये डिजीजेस का इलाज नहीं किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, द पर्सन माइट सफ़र फ्रॉम पैरालिसिस, वो पैरालाइज्ड हो सकता है। डीजेनरेटिव चेंजेस अकर इन द हार्ट एंड ब्रेन, मतलब अगर ये डिजीजेस हमने बहुत टाइम तक इग्नोर कर दिया, अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को अगर हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो हो सकता है कि आगे जाके ये आपके हार्ट को और आपके ब्रेन को डैमेज कर सके, जिसके वजह से पर्सन कैन इवन डाई। सो दिस इज दैट सीरियस डिजीज। ओके, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द सिम्टम्स। नेक्स्ट हमको गोनोरिया का सिम्टम्स क्या बताया गया है, ध्यान से देखो, गोनोरिया के सिम्टम्स देखते हैं। ऑलराइट, इन मेल पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ यूरेथ्रा, मेल में क्या होता है, यूरेथ्रा का पार्शियल ब्लॉकेज, मतलब आपका यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम होगा या सीमेन इजैकुलेट करने में प्रॉब्लम होगा। सो यूरेथ्रा विल गेट ब्लॉक्ड पार्शियली एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। पस फ्रॉम पेनिस, आपके पेनिस से क्या निकलेगा, जो मेल्स हैं उनके पेनिस से क्या निकलेगा, पस, मतलब वाइट फ्लूइड या येलो फ्लूइड निकलेगा, विच इज़ नॉट सीमेन, वो सीमेन नहीं है, वो कोई दूसरा ही पस होगा जो इन्फेक्शन के वजह से निकल रहा है। जैसे फोड़ी फूटती है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा येलो पस निकलता है, वैसे ही पेनिस से पस निकलेगा। पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब जब पर्सन यूरिनेशन करने के लिए जाएगा तो उसको एक अलग ही टाइप का पेन महसूस होगा, मतलब उसका यूरिनेट करना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। वो कुछ सेकंड्स जितना यूरिनेशन करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम भी उस इंसान को बेयर नहीं होगा, इतना ज़्यादा पेन होगा। सो पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड बर्निंग सेंसेशन, जलन होगी स्किन में। इट कैन ऑल्सो कॉज आर्थराइटिस, जो दैट इज पेन इन जॉइंट्स एट्सेट्रा। फीमेल में क्या होगा, फीमेल में पेल्विक इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट,
यूरिनरी ट्रैक्ट जो होती है फीमेल की, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी ट्रैक्ट होती है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के आजू बाजू का रीजन जो है वो सूज जाएगा. सो देयर विल बी पेल्विक इन्फ्लेमेशन. स्टरिलिटी मतलब ओवरीज डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे जिसके वजह से फीमेल माइट नॉट इवन एबल टू रिप्रोड्यूस. सो स्टरिलिटी. आर्थराइटिस, अगेन जॉइंट पेन्स. द चिल्ड्रन बॉर्न टू अफेक्टेड मदर. अब समझो कि किसी फीमेल में जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है उसको ये गोनोरिया इन्फेक्शन हो गया है और उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो वो बच्चे की जब डिलीवरी होगी तो वो बच्चा वजाइना से बाहर आएगा. और ये इन्फेक्शन कहाँ पर होता है? जेनाइटल ऑर्गन में होता है, मतलब वजाइना में ये इन्फेक्शन हुआ है. तो ऑलरेडी फीमेल का वजाइना इन्फेक्टेड है, मतलब ऐसा समझो ये फीमेल का वजाइना है, ऑलरेडी ये वजाइना इन्फेक्टेड है, यहाँ पर पूरा गोनोरिया बैक्टीरिया स्प्रेड है और यहीं से आपका फीटस बाहर आने वाला है. तो जब ये बच्चा बाहर आएगा तो इसके पूरे बॉडी में ये इन्फेक्शन लग जाएगा, मतलब ये बैक्टीरिया लग जाएंगे और ये बैक्टीरिया इस फीटस के ऊपर अगर लग जाएंगे तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये डायरेक्ट फीटस की आईज को डैमेज करेंगे. तो हो सकता है कि जब बच्चा पैदा हो तो वो अपने साथ ये इन्फेक्शन लेकर पैदा हो और हो सकता है कि उसके वजह से उसकी आंखें टोटली डैमेज हो जाए, मतलब पैदाइशी अंधा पैदा हो सकता है वो बच्चा. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर थ्रेट ऑफ गोनोरियल इन्फेक्शन. So the child born to the affected mother suffer from gonococcal ophthalmia. Gonococcal ophthalmia मतलब क्या होगा? बच्चों की आंखों में गोनोकोकल इन्फेक्शन होगा, गोनोरिया का इन्फेक्शन होगा. एंड गोनोकोकल वल्वोवजाइनाइटिस ऑफ गर्ल्स बिफोर प्यूबर्टी. और हो सकता है कि समझो उस बच्चे का आंख ठीक है, मदर को इन्फेक्शन हुआ था गोनोरिया का, उसी टाइम पे बच्चा डिलीवर हुआ लेकिन उसकी आंखें बच गई, लेकिन वो इन्फेक्शन उस बच्चे के बॉडी में तो इंसर्ट कर गया है. अब वो इन्फेक्शन बच्चे की बॉडी में इंसर्ट कर गया है तो वो लड़की जब बड़ी होगी, मतलब अगर समझो ये फीटस फीमेल है तो ये फीमेल जब बड़ी होगी तो इसकी प्यूबर्टी स्टार्ट होने से पहले ही उसके वजाइना में इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब फिर उस बच्चे के प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे. आर यू गेटिंग इट? मतलब ये शॉर्ट टर्म नहीं, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म डैमेज करता है ये इन्फेक्शन. ओके, ऑल राइट. सो दिस इज अबाउट सिम्टम्स. अब आगे देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं. व्हाट आर दी प्रिवेंटिव मेजर्स? ओके, ऑल राइट. सो प्रिवेंटिव मेजर्स हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आपने भी देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेटफुल डिजीज़ है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है, तो इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं. व्हाट आर दी प्रिवेंटिव मेजर्स? फर्स्ट, ऑलवेज आई say this, it is giving education about sex practices. जो भी सेक्सुअली एक्टिव यूथ है या सेक्सुअली एक्टिव जनरेशन है उनको एजुकेशन देना कि मतलब यू मस्ट नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ from getting pregnant and from passing on different diseases to your sexual partner. Okay, so education about sex practices, informing students about sex hygiene. What is sex hygiene? Not only students but the entire country, entire population who are sexually reproductive. So informing them about the sex hygiene, how to keep reproductive area clean, जो हमने reproductive health वाले सेशन में पढ़ा. अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन पार्टनर बिकॉज यू नेवर नो कि उस इंसान में क्या इन्फेक्शन होगा, वो क्या अपने साथ लेकर आया है. सो अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करना. और मल्टी पार्टनर्स, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने की वजह से भी देर आर हाई चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. सो अवॉइडिंग अननोन पार्टनर और मल्टी पार्टनर्स. यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस व्हेन द पर्सन इज डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, एट दैट टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मेल पार्टनर शुड यूज कॉन्डम बिकॉज इट विल प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम inserting any kind of infection into the other sexual partner. Okay, so this is one of the best preventive measure you can take. This was for Neisseria. This was for syphilis. Let's look what are the preventive measures for gonorrhea. Okay, same. Sex hygiene, informing people about sex hygiene, using condom during sexual intercourse, that is coitus, avoiding sex with unknown partner or multi partner. Same, दोनों के लिए same preventive measures हैं. सो वी कैन कीप अ लुक एट इट. और ट्रीटमेंट इसका क्या बताया गया है, अगर सिफिलिस हो जाता है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट जो है वो कौन सा है, पेनिसिलिन. टू ट्रीट सिफिलिस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज प्रोवाइडेड एंड टू ट्रीट गोनोरिया एंटीबायोटिक सेफिक्सिम इज प्रोवाइडेड. ये दोनों के दोनों एंटीबायोटिक्स का नाम आपको 10-10 बार लिखकर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगेन एंट्रेंस में ये एमसीक्यू की तरह पूछा जा सकता है या आपको बोर्ड एग्जाम में फिलअप में आ सकता है. सो एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर सिफिलिस इज पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर गोनोरिया इज सेफिक्सिम. गॉट इट? ऑल राइट.
All right, so let's move ahead with our next topic, that is infertility. What do we mean by infertility? देखो, infertile होने में और sterile होने में difference है. Infertile मतलब क्या होता है कि मेल के पास स्पर्म्स हैं, फीमेल के पास ओवरी है और एग्स भी है, लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. और स्टेराइल का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ स्पर्म और एब्सेंस ऑफ ओव्यूल, मतलब स्पर्म या ओव्यूल ही नहीं है, गैमेट्स एब्सेंट हैं. सो स्टेरिलिटी और फर्टिलिटी में, इनफर्टिलिटी में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं. स्टेरिलिटी मतलब क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या होता है, टोटल एब्सेंस ऑफ गैमेट्स. और इनफर्टाइल मतलब क्या होता है, गैमेट्स हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग गैमेट्स हैं, बट दे आर नॉट able to fertilize. Understood the basic difference between infertility and sterility? All right. So now let's look at the definition and the textual introduction about the infertility. अब यहाँ पर हमको क्या बताया गया? Infertility is defined as the inability to conceive naturally after 1 year of regular unprotected sexual intercourse. मतलब हमको क्या बोला गया यहाँ पर? Suppose a newly married couple is planning to have a child. Okay? अभी अभी किसी की शादी हुई है and now they are planning to start their family. Not only newly married couple, any married couple or any couple who is planning to have a child, they are now planning to schedule their sexual intercourse activities. ठीक है? और एक अगर समझो कि वो कपल कंटिन्यूसली, जो भी सेक्सुअली कंपैटिबल कपल्स हैं, वो कपल कंटिन्यूसली 1 साल तक कंटिन्यूस सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी प्रोटेक्शन, विदाउट यूजिंग कॉन्डम और विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ टी, और जो हमने फीमेल कॉन्डम्स के बारे में पढ़ा था, कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर कंटिन्यूसली डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विदाउट एनी प्रोटेक्शन, फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और फिर भी मदर कंसीव नहीं कर पा रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, देन दैट इज द सिचुएशन विच यू कैन डिफाइन एज इनफर्टिलिटी. मतलब देयर इज प्रेजेंस ऑफ गैमेट्स, स्पर्म भी है, ओवरी भी है, ओव्यूल भी है, लेकिन उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ड्यू टू सम रीजंस. ओके, सो दैट इज नोन एज इनफर्टिलिटी. सो इनएबिलिटी टू कंसीव नेचुरली after 1 year of, approximately 1 year of regular unprotected sexual intercourse is known as infertility. अब infertility के causes क्या क्या है, मतलब किस वजह से fertilization नहीं हो रहा है. So the causes of infertility could be physical, it can be any physical cause, okay, any physical injury. Congenital, that is the genital injury, अगर कोई disease हुआ है, sexually transmitted infection हुआ है, या genital organ में, reproductive organs में अगर कुछ defect है, so that can be one of the reason. Other kind of diseases, if the person is suffering from any severe disease, then also there is less chance of fertilization. Immunological or even physiological cases are considered. मतलब अगर इम्यूनिटी वीक है तो मदर कंसीव ही नहीं कर पाएगी क्योंकि मदर की ही बॉडी हेल्दी नहीं है. और अगर साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है प्रेगनेंसी में, फर्टिलाइजेशन में. ओके, द मदर नीड्स टू बी साइकोलॉजिकली फिट इफ शी इज विलिंग to conceive the child. All right, so this is about the causes, what can cause infertility. Okay, so now comes the next point, that is common physical causes. What are the common physical causes which prevents the mother from conceiving a child? The common physical causes in females are polycystic ovary syndrome, PCOS. Okay, this is one of the very commonly found phenomenon in females. जब फीमेल के बॉडी में ओवरी का फॉर्मेशन या रिलीज ऑफ ओवरी ये डिफेक्टिव हो जाता है तो उसके वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है. सो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, दिस इज वन ऑफ द फिजिकल कॉज that leads to infertility. Then next is hormonal imbalance, estrogen progesterone imbalance can also cause to infertility. एंडोमेट्रियोसिस, आपके अगर फीमेल के अगर एंडोमेट्रियम में ही डिफेक्ट है, उसका एंडोमेट्रियम थिक नहीं है या उसका एंडोमेट्रियम ये जनरेट नहीं हो पा रहा है, रीजनरेट नहीं हो पा रहा है आफ्टर एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन ऑल्सो इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी क्योंकि फीटस को इम्प्लांट करने के लिए एंडोमेट्रियम चाहिए. ओके, so these are the physical causes in females. What are the causes in males? It is less sperm count. अगर मेल के ejaculation में approximately 2 to 4 million sperms होने चाहिए, लेकिन अगर उससे कम का sperm count है, then it can lead to infertility and small size of penis. Okay, so these are the two physical causes which are found in males which leads to infertility.
देन आगे क्या बताया गया है हमको कि 1978 के पहले जब ज़्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई थी, ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ था इन टर्म्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज़, तो उस टाइम पर क्या होता था, बिफोर 1978 इनफर्टाइल कपल हैड ओनली 2 ऑप्शंस। जो कपल कंसीव नहीं कर पाते थे उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो आप बच्चे को अडॉप्ट करो और या तो फिर आप हमेशा के लिए चाइल्डलेस रहो, मतलब आप बिना बच्चे के रहो, ठीक है। सो उसके बाद मतलब 1978 में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसके बाद साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने मिलकर नया सोल्यूशन निकाला। सो व्हाट आर दी सोल्यूशन? आज के टाइम पर अगर आप देखें तो अगर कोई कपल इनफर्टाइल है, टुडे इनफर्टाइल कपल्स हैव मेनी ऑप्शंस टू हैव अ चाइल्ड, सच एज व्हाट आर दोज ऑप्शंस? द ऑप्शंस आर फर्टिलिटी ड्रग्स। आप कपल को फर्टिलिटी ड्रग्स दे सकते हैं जिनकी वजह से अगर मेल में स्पर्म काउंट कम है तो उनका स्पर्म काउंट बढ़ जाए। फीमेल का पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, PCOS, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट आ गए हैं। तो हर एक पर्टिकुलर फिजिकल कॉज के लिए आजकल ड्रग्स अवेलेबल हैं। सो फर्टिलिटी ड्रग्स इज एन ऑप्शन। देन टेस्ट ट्यूब बेबीज इज अनदर ऑप्शन, जहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर किया जाएगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको मदर की बॉडी में इम्प्लांट किया जाएगा, दैट इज अनदर ऑप्शन। देन थर्ड इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। समझो अगर किसी रीज़न के वजह से मेल का इजैक्यूलेशन नहीं हो पा रहा है तो उसकी बॉडी से स्पर्म लेकर आप उसको फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब बाहर स्पर्म निकाल कर बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स कराए स्पर्म निकाल के फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कराना, दैट इज अनदर ऑप्शन। फिर आता है IUI। व्हाट इज IUI? इट इज इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, मतलब फीमेल के यूट्रस में ये स्पर्म को इंसेमिनेट करना। देन नेक्स्ट कम्स सरोगेट मदरहुड। ये सरोगेसी भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रेंड है जो बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने करवाई है, जहाँ पर जो बायोलॉजिकल मदर है, मतलब जिसका एग है उसका वुम्ब नहीं होता है, वो सिर्फ अपना एग डोनेट करती है और वुम्ब या आप ऐसा बोल सकते हो यूटरस किसी और का होता है। मतलब सरोगेसी में क्या होता है, मेल का स्पर्म लिया जाता है, फीमेल का ओव्यूल लिया जाता है, उसको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाया जाता है और फिर उस जाइगोट को किसी थर्ड फीमेल के बॉडी के अंदर, मतलब सेकंड फीमेल की बॉडी के अंदर इम्प्लांट करवाया जाता है। सो उस मदर को हम सरोगेट मदर बोलते हैं। तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें सारा DNA बायोलॉजिकल मदर का है, मतलब मेरा ही है, क्योंकि एग तो मेरा ही था, लेकिन वो बच्चा बढ़ा कहाँ पर, उस बच्चे का नरिशमेंट कहाँ पर हुआ, किसी सेकंड फीमेल में। सो दैट इज सरोगेसी। ओके, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, मतलब अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है तो सरोगेसी करवा सकते हैं, या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। Then next comes, the couple could be assisted to have a child or children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technologies. इसके अलावा भी और बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जिसके वजह से आप इनफर्टिलिटी को जीत सकते हैं, मतलब आप इनफर्टिलिटी के ऊपर अपना ये इनफर्टिलिटी को हरा सकते हैं और कपल प्रेग्नेंट हो सकता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि कपल के पास बच्चे आ सकते हैं। तो वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज क्या हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। Done? You understood this, the introduction of the infertility? All right. All right, dear students. तो I hope कि आज हमने जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। हमने कौन सा टॉपिक कवर किया? We covered what are sexually transmitted diseases और venereal diseases और reproductive tract infections। 2 डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा, सिफिलिस और गोनोरिया। आप चाहें तो गूगल में और भी अलग अलग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमने इनफर्टिलिटी का भी इंट्रोडक्टरी टॉपिक कवर किया, व्हाट आर द इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज इनफर्टिलिटी, वो हमने कवर किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज विच अ पर्सन कैन यूज, अ कपल कैन यूज टू कंसीव अ चाइल्ड। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको आज का सेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा और आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बटन लाइक। प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर द वीडियोज विथ as many people as possible and make sure that you comment your opinion, your views in our comment section. It is very important, okay, so that we can improve ourselves, okay. And if you haven't subscribed to our channel yet, then what are you waiting for? Go and click on the subscribe button. Thank you, stay tuned, see you soon.